सोशियोलॉजी। वैसे तो पीछे भी जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें श्राफ साहब का जो अर्थशास्त्र पे जो श्राफ साहब के डॉक्यूमेंट्स थे उसमें भी मैंने कहा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो श्राफ साहब अर्थशास्त्र पे चीजें लिखी है उसको छोड़ जाते हो। और उसी में जो वर्तमान जो परिदृश्य है, नेचर को डिफाइन करना एक बहुत बड़ा विषय है और उसके साथ नेचर का और अर्थशास्त्र का वैसे ही कंट्राडिक्शन है। नेचर में कि अपने नियम है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हमारा सौरमंडल है, इतने बड़े ग्रह हैं, आपस में बड़े सिस्टमैटिक तरीके से घूमते हैं। सूर्य समय पर निकलता है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है और कितने खगोलीय सिस्टम हो, सारा का सारा सिस्टमाइज है, इतना बड़ा सिस्टम सिस्टमाइज है। तो नेचर का अपना एक सिस्टम है, प्रकृति का अपना एक सिस्टम है, प्रकृति के अपने नियम। दूसरी तरफ मनुष्य और पता नहीं कितनी पृथ्वियां हैं, ब्रह्मांड है। ये हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, पता नहीं कितने सौरमंडल है, 11 अरब गैलेक्सीज हैं और एक गैलेक्सीज में यानी एक आकाशगंगा में अनंत सौरमंडल है। और जो हमारा ये सौरमंडल है जिसमें हमारी पृथ्वी है, इसकी विजिबिलिटी भी साइंस को सिर्फ 3% दी हुई अभी तक। यानी हमारे सौरमंडल की, इस सौरमंडल में जो हमारी पृथ्वी है, हमारा सूर्य है, हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल है, वर्तमान जो विज्ञान है उसको सिर्फ 3% ही पता। 3% का मतलब 3% तक का उसको विजिबिलिटी है, ये चीजें हैं, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान तो पृथ्वी का भी नहीं है। पता नहीं कितने जीव हैं, कितना क्या है, कितना मामला है। और उसका अपना एक नियम है, प्रत्येक जीव है, पदार्थ है, फिर उसके जो नियम हैं। सूर्य बिल्कुल समय पर निकलता है, पृथ्वी उसी के कक्षा में घूमती रहती है, पूरा ब्रह्मांड के बड़े बड़े ग्रह आपस में नहीं टकराते, लेकिन मनुष्य पृथ्वी पर टकरा रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े ग्रह अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, लेकिन मनुष्य पृथ्वी पर टकरा रहे हैं। वैसे तो वो भी प्रकृति का ही अंश है, वो क्यों टकरा रहे हैं? उसके टकराव के पीछे उन नियमों को तोड़ना ही तोड़ना, उसने जो प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। जब मनुष्य प्रकृति के नियम के अनुसार था तो वो नहीं टकरा रहा था, वो प्रकृति के अंदर सामंजस्य बिठा करके जब जीवन जीता था तो उसमें संशय नहीं थी, न वो दुखी था और न एक दूसरे पर कब्जा, एक दूसरे की अधिकारों पे, एक दूसरे की उस पर कब्जा करने की उसमें प्रवृत्ति। प्रकृति में एक दूसरे पे अतिक्रमण नहीं, प्रकृति में एक दूसरे पे कब्जे का नियम नहीं है, अपने अपने उसमें सब संतुष्ट हैं। लेकिन जो ये चीजें हुई, जब से नई जो आधुनिक जिसको हम काल बोलते हैं, पहले साम्यवादी व्यवस्था थी, उस साम्यवादी व्यवस्था में वो हजारों साल तक चली, सामंतों का अधिकार था, राजा की भी हिम्मत नहीं होती थी कि सामंत को कुछ आदेश जारी कर दे। यूरोप में चर्च इतना मजबूत स्थिति में था कि राजा को नंगा खड़ा कर देता था। तो जो उस समय का जो भालमेल था, जिसमें चर्च था,
सामंत था, राजा था, उनका तीनों का जो गठजोड़ था वो लंबे समय तक चला। भारत में दूसरे तरह का संप्रदाय था, उससे लोगों को परेशानी हुई। हजारों सालों में जो लोग उस चीज से परेशान हुए, तब इस अर्थशास्त्र का पूंजीवाद का आगमन हुआ। लोग उस व्यवस्था से तंग थे। जब किसी एक व्यवस्था से तंग होते हैं और दूसरी व्यवस्था से बढ़ती है तो लोग उस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। और उस समय पूंजीवाद ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए। ये समस्याएं हो जाएंगी, सुख सुविधाएं, सामंतवाद की जो परंपराएं थी भारत में, आप देखो भारत में सामंतवाद में सती प्रथा था, औरत को साथ में जिंदा जला दिया जाता था। विधवा की स्थिति थी, विधवा अलग से कमरे में रखा जाता था, उसको अलग से खाना दिया जाता था। इस प्रकार की परंपराएं थी तो लंबे समय तक चली, तो वो उससे लोग समाज परेशान था। और जब पूंजीवाद का आगमन हुआ और उसकी शुरुआत यूरोप से हुई, तो मैं इसीलिए जो कंट्राडिक्शन जो है कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, कॉर्पोरेट सोशियोलॉजी का नेचुरल मैन्युअलिटी के साथ, वो कंट्राडिक्शन शुरू हुआ। वो कंट्राडिक्शन में पूंजीवाद, जैसे तकरीबन जितने भी हम सामाजिक संगठन हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक पॉइंट पर सहमत है कि ये कॉर्पोरेट फिलॉसफी जो है या कॉर्पोरेट सोशियोलॉजी जो है, ये इस समस्याओं की जड़ है। लेकिन कॉर्पोरेट सोशियोलॉजी, कॉर्पोरेट सिस्टम है क्या? बार बार संगठन, बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं, बड़े इकट्ठे होते हैं। आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, लंबे समय से आप लगे हुए हो, पुराने समय से 50 सज्जन जी को 40-50 साल हो गए, सुखदेव जी को हो गए, इतने समय से लगे हुए हैं। और बार बार चिंतन भी करते हैं कि ये कॉर्पोरेट सिस्टम बार बार क्यों जीतता है। हम फिर फेल हो जाते हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी, और जो हमारा सिस्टम है, जो भी लेकर चलते हैं, उसमें बहुत थोड़े लोग शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं। तो ये कॉर्पोरेट सिस्टम है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये शुरुआती दौर से कैसे चलते चलते इस पोजीशन पे आया और ये क्या क्या करता है। क्योंकि जब तक हमें जिससे लड़ना है, जिस व्यवस्था से लड़ना है, अब मेरी सुखदेव जी से कोई लड़ाई है और मैंने इससे जीतना है, तो मैंने इसको पता करना पड़ेगा कि इसके क्या गुण हैं, ये कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या इसके अंदर खूबियां हैं। उन खूबियों को पकड़ना पड़ेगा और इनकी कमजोरियों को पकड़ना पड़ेगा और इनकी स्थिति को भी देखना पड़ेगा, इनकी अब क्या स्थिति है, अब ये किस पोजीशन पे और इनके पीछे बैक क्या है। तो ये भी अपना एक सिस्टम है, इसका भी अपना एक सिस्टम है जिससे भी चले हुए, इसके भी अपने नियम है। स्टार्टिंग में भी ये शुरू में जब आया तो कुछ प्राकृतिक नियमों में भी था, कुछ चीजों में इसने कुछ परंपराओं को बदला भी। तो इसकी शुरुआत जब यूरोप से हुई, जो हम राष्ट्रवाद की जब बातें करते हैं, नवजात काल के बाद, रेनेसां के बाद, जिसको मर्केंट्स इकोनॉमी बोलते हैं, जिसको हिंदी वाणिज्यवाद भी बोलते हैं। श्राफ साहब ने एक पहले ड्राफ्ट में, जो अर्थशास्त्र का ड्राफ्ट था, उसमें 1983 का डॉक्यूमेंट सदन जी के आप पढ़ते भी श्राफ साहब, उस डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने पहली लाइन ली थी कि जो पूंजीवाद का जो मॉडल है, जिसमें उन्होंने मार्क्स का हवाला किया था, कि उसमें वो प्रोडक्शन को ज्यादा महत्व देते हैं मांग की बजाय, इन उत्पादन को ज्यादा महत्व देते हैं मांग की बजाय।
और उन्होंने फिर लिखा था कि उत्पादन और मांग दोनों ही जरूरी है। उत्पादन मांग के हिसाब से होना चाहिए। यही दुनिया में समस्या है आज, पूंजीवाद की दुनिया में समस्या है आज, जो पूंजीवाद संकट में फंसा हुआ है कि वो मांग के हिसाब से उत्पादन पैदा नहीं करते। और वो एक उत्पादन का मॉडल था, क्योंकि उस समय उत्पादन की आवश्यकता थी। जैसे हमारे खाने की गेहूं नहीं थी, चीजें नहीं थी, तो उसमें उत्पादन की आवश्यकता थी। नया नया व्यापार शुरू हुआ था, सामंतवाद की व्यवस्था थी। सामंतवाद को के खिलाफ जो व्यापारिक व्यवस्था शुरू हुई और यहाँ नए नए राष्ट्रों की खोज हुई। भारत का रास्ता ये नहीं था कि भारत की खोज हुई है, कहते वास्को डी गामा ने भारत की खोज, भारत को पहले ही पता था, लेकिन वो व्यापारिक रास्ते की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई। तो जब इन देशों की खोज हुई, इनके व्यापारिक रास्ते खोजे गए, तो तब वो वहां का व्यापार शुरू हुआ। वहां भी सामंतवाद था। और सामंतवाद के खिलाफ जो लड़ाई होती है वो राष्ट्रवादी लड़ाई होती है। सामंतवाद एक छोटी सीढ़ी होती है, राष्ट्रवाद एक बड़ी सीढ़ी होती है। तो सामंतवाद के खिलाफ राष्ट्रीय लाइन, राष्ट्रीय भावना पैदा की जाती है लड़ने के लिए। पूंजीवाद के खिलाफ जब पूंजीवाद की शुरुआत होती है, तो वहां राष्ट्रवाद की लड़ाइयां शुरू हुई। और राष्ट्रवाद के लिए राष्ट्रों का बनना जरूरी था। वो राष्ट्र कैसे बने? वो धन से बने, पैसे से, पैसे क्या होता। तो इसलिए जब व्यापार शुरू हुआ तो एक मजबूत राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया यूरोप में शुरू हुई। और ये यूरोप के राष्ट्र बने, फ्रांस, इंग्लैंड, जितने भी राष्ट्र बने व्यापार के जरिए। जब इन्होंने पैसा व्यापार करना शुरू किया, इनकी लड़ाइयाँ भी हुई। यहाँ भी लड़ाइयाँ हुई, जैसे यहाँ पुर्तगाली थे, पहले फ्रांसीसी थे, डच थे। तो उस व्यापार से राष्ट्र, यूरोप में राष्ट्र बने। भारत उस समय अलग रियासतों में बटा हुआ था। यूरोप के राष्ट्रों ने रूप लेना शुरू किया और राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र की स्थापना हुई, जिसमें स्टेट कैपिटलिज्म जिसको बोलते हैं, स्टेट, मजबूत स्टेट। आज जो स्थिति, तो मजबूत स्टेट से जब राष्ट्र बने और पूंजीवाद का राष्ट्र के रूप में विकास हुआ, व्यापार को लेकर भी लड़ाइयां शुरू हुई। अब जो आर्थिक संकट की जो बात है, उस राज्य जो स्टेट कैपिटलिज्म था, जो राज्य पूंजीवाद था, उसमें भी मंदी है, आर्थिक मंदी है। यूरोप के थोड़े से भाग जहां पूंजीवाद स्टार्ट हुआ, उसमें आर्थिक मंदी आई। वहां जब आर्थिक मंदी आई तो दूसरे तरह का अर्थशास्त्र शुरू हुआ, जिसको उदारवादी अर्थशास्त्र बोलते हैं, जिसको क्लासिकल इकोनॉमी बोलते हैं, जिसका हम एडम स्मिथ या बार-बार जिक्र करते हैं। तो उससे वो जो अर्थशास्त्र था, जो स्टेट कैपिटलिज्म था, जो स्टेट को मजबूत करता था, उसके बाद ये उदारवादी प्रोडक्शन, उदारवादी उत्पादन का मॉडल शुरू हुआ। इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई। और उदारवाद में तरह तरह के देशों में तरह तरह की तरक्कियां हुई। इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर इसी उदारवादी धारा के चलते पूरी दुनिया में कब्जा किया, पूरी दुनिया के व्यापार पे कब्जा किया। और इंग्लैंड एक महाशक्ति बन गया। लेकिन जो प्रॉब्लम थी उत्पादन में, उसमें यह था उत्पादन कर दो, चीजों का उत्पादन कर दो, बाजार में वस्तु फेंक दो, वो चीजें अपने आप अपने हिसाब से अपनी डिमांड जनरेट करेगा, अपनी मांग पूरी कर लेगा। उसमें फिर मंदी आई, उत्पादन ज्यादा हो गया मांग, तो उस मांग का, उत्पादन के साथ मांग का जो कॉम्बिनेशन था वो फिर शुरू हुआ। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए, लंबा विषय है, थोड़ा शॉर्ट करते हुए वर्तमान जो स्थिति है कॉर्पोरेट सेक्टर, या वर्तमान जो प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट सेक्टर, और हमारे लिए वो एक बड़ी खुशी का विषय भी है कि यूरोप का जो मॉडल है, तो कॉर्पोरेट का यूरोप का जो मॉडल है, और इस समय जो उसके पैरोकार थे जो अर्थशास्त्री, वो
भी कुछ असमंजस की स्थिति में है। जब से ये मंदी आई, जब से मंदी आई है लगभग 2008 से, और 10 साल हो गए, मंदी टूटने की कोई संभावना उनको नहीं दिखाई देती। और तीसरा जो मार्केट इकोनॉमी फिलोसफी का जो चीन जो मॉडल लिए हुए हैं, जिसमें सस्ती लेबर से, सस्ते सिस्टम से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मार्केट को डेवलप किया उसने पूरी दुनिया में। तो वो यूरोप का जो मॉडल है वो अर्थशास्त्र में वो डाउनफॉल पे है। वो अर्थशास्त्री भी कहने लगे कि हो सकता है ये जो हमने सोचा था, जो इसके पहले पार्ट थे, जो हमने सोचा था, हो सकता है वो ना हो। जो हमने विकास की कल्पना की थी, जो उसकी कल्पना की थी, वो ना हो। यही स्थिति वर्तमान समय में है। वर्तमान समय में जो राष्ट्रवाद की जो लड़ाइयां हैं, राष्ट्रवाद को लेकर के जो दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है, जितनी भी सरकारें हो, राइट विंग की सरकारें, कल भी डिस्कशन हुआ था, राइट विंग की सरकारें हैं, जैसे वो अमेरिका का ट्रंप हो या पुतिन हो या जिनपिंग हो, चीन एक मजबूत स्थिति में है। हालांकि ये नहीं कि चीन को अच्छा लाई नहीं है, लेकिन वो चीन मजबूत स्थिति में है। तो यूरोप एक बुरी स्थिति में है। तो यूरोप अब अपनी मंदी को तोड़ने के लिए बार बार कोशिश है। जैसे भारत पाकिस्तान का इशू है, तो भारत पाकिस्तान का इशू पुलवामा क्या है, वो यही है कि वो अपनी मंदी, यहाँ उसका माल नहीं बिकता, यूरोप का, चीन का माल बिकता है, वो इस जरिए भारत और पाकिस्तान की लड़ाई करवाते हैं। ये उसको जगह दिखाई देती है। पहले उसने ट्राई की कोरिया में वो एक मजबूत दीवार थी, पूंजी टक्कर मारती है आगे बढ़ने के लिए, तो उसको रास्ता दिखाई देता है, उसको जो छेद दिखाई देती है, वो छेद उसको यहाँ दिखाई देती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में छेद दिखाई देती है, दोनों उसके कंट्री, दोनों उसकी सरकारें। वो चाहता है कि ये दोनों किसी तरीके से झगड़ा हो जाए इनका, और तू बीच में बार बार ये नहीं आती कि मैं मध्यस्थता कर, जो मोदी का बयान, ट्रंप का बयान आया कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ, अमेरिका मध्यस्थता कर सकता है, बयान आया, और उसी से पुलवामा हुआ। जिस समय अमेरिका में ट्रंप का बयान आया, उसी से पुलवामा हुआ। इन्होंने स्पीड को तेज कर दिया। उधर से इमरान खान के समय भी, इमरान खान जब वहां गया हुआ था, वहां उसने बयान दिया अभी मध्यस्थता कर सकते हैं। तो बीच में अभी भी अमेरिका ये कहते रहता कि मैं मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत से आखिर में मध्यस्थता अगर कुछ होगा तो मध्यस्थता करेगा, लेकिन वो परिस्थिति नहीं है अभी। तो वो इस प्रयास में है कि किस तरीके से ये झगड़ा करवा जाए, और राष्ट्रों की जो लड़ाइयां हैं ये हो, ताकि तुम्हारा आर्थिक संकट टूटे। और जो ये एनआरसी और ये जो चीजें हैं जिसको हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये इस प्रक्रिया में होता है, ये इसके गुण है, इस व्यवस्था के ये गुण है। ये पहले भी जब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था, जब इस प्रकार के शासक आए हैं, ये हर देशों में होता रहा है। कहीं भी यहूदियों को निकाल दिया गया है, वहां पे दूसरे देशों में और लोगों को निकाल दिया गया था, अपने देश को, राष्ट्र को मजबूत दिखाने के लिए सरकारों को। तो ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो एनआरसी और ये चीजें हो रही है, ये इनको करना पड़ता है। ये डायरेक्शन कारपोरेट सेक्टर से, वहां सेक्टर से, जिस स्थिति में कारपोरेट सेक्टर है वो उसकी लाइन है। अगर ये नहीं करेंगे तो वो इनको नहीं रहने देगा। तो असली स्थिति ये है। लास्ट में एक मिनट बंद करता हूं, मैं कर करता हूं कि हमें क्या करना है। एक मिनट, हमें क्या करना है, बार बार डिस्कशन नहीं होता, हम क्या करना चाहिए। मैं जो कह रहा था पूंजीवाद की जो स्थिति है, और पूंजीवाद जो हमारे सामने जो एक बड़ा पहलवान खड़ा है जिससे हमने लड़ना है, उससे कैसे लड़ना, उसकी शक्ति लाभ है, लाभ, वो उसका अट्रैक्शन जो है, उसके अंदर जो अपने लोगों को खींचे हुए हैं, वो लाभ, उसके अंदर लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, उससे वो लोगों को अट्रैक्ट किए हुए। हम समझाते हैं बार बार, घर वालों को भी समझाते हैं, लेकिन वो भी मानते हैं, वो भी जाएंगे करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट है, सुख सुविधाएं, सब चीजें लाभ है। तो हमने उसके लाभ पे चोट करनी है। उसके लाभ पे चोट करने के जो तरीके हैं, जैसे ये कॉन्फ्रेंस है, ये भी एक तरीका है।
एक्सपोज करने का। हम तो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ लोग नए आए बातें बताएंगे। कुछ मूवमेंट्स हैं अलग अलग तरीके से, वो उसके जो वो अपने चीज़ें बना रहा है उसको रोक रहे हैं, जैसे मेट्रो वाला है या जमीन की मूवमेंट है, वो अब हम इकट्ठा होकर इसके लाभ पे ही चोट कर सकते हैं। और लाभ पे चोट करने के लिए धीरे कमजोर होगा, धीरे कमजोर होगा तब इसको हराया जा सकता है। तो मेरा लास्ट में इतना ही कहना था कि हमारी जो प्रक्रिया है, अलग अलग जो यूनिटी की बातें, मूवमेंट्स और प्रकृति और मानव का जो हम मॉडल बनाना चाहते हैं, उससे इस कॉर्पोरेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट पूंजीवाद को उसके लिए हराना होगा, तभी वो मानव प्रकृति को एक होने देगा। और उसको हराने के लिए हमने अलग अलग तरीके खोजे हैं। यही मेरा वो संबोधन था, आपने मेरे को समय दिया, इस लायक समझा आपका।